Internal resistance of a cell, very important topic. जितना करंट सेल के अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. सेल के बाहर करंट चलता है +2 माइनस, या यूं कहो इलेक्ट्रॉन चलेंगे -2 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से करंट उल्टा होता है. बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज इधर को चलेगा और पॉजिटिव चार्ज ऐसे चलेगा. ये देख रहे हैं, जिंक 2+ इधर को जा रहा है, कॉपर 2+ भी ऐसे जा रहा है. पॉजिटिव चार्ज का इधर जाना मींस करंट भी इधर को है. अंदर करंट ऐसे, बाहर करंट ऐसे. जितना करंट सेल के बाहर सेम करंट सेल के अंदर. तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करना है ना सेल के इलेक्ट्रोलाइट ने इंटरनल करंट को, उसको बोलना है इंटरनल रेजिस्टेंस. स्मॉल आर से नोट करेंगे. और सेल से जब हम करंट नहीं ले रहे होते हैं, जो खुला ही पड़ा होता है सेल, कनेक्शन नहीं लगाया, उस टाइम जो वोल्टेज एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, उस वोल्टेज को बोलना है EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. लेकिन जब करंट लेना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कुछ वोल्टेज यहाँ भी तो आएगी ना, V = IR. तो EMF में से कुछ वोल्ट सेल के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं और बाकी के जो बचेंगे वो सेल के बाहर मिलेंगे. तो सेम करंट फ्लो होता है थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल को लेना है आपने सीरीज में. मींस सेल, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया R, r. कितना रेजिस्टेंस है टोटल सर्किट में? R+r. ठीक है. तो बेटा करंट क्या चलेगा, वोल्ट्स यानी EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R+r. फर्दर इसको इधर ले आइए, I हो जाएगा. ये वो वोल्टेज है I × R जो इस रेजिस्टेंस को मिली, यानी कि सेल के जो बाहर अवेलेबल है. तो उसको लिखना है V और लिखेंगे नाम उसका टर्मिनल वोल्टेज. दो तरह के पोटेंशियल डिफरेंस है. एक वो है जब सेल से करंट ड्रॉन 0 है, उस टाइम जो वोल्टेज होगी उसको EMF कहना है. जब करंट चलना शुरू हो जाता है तो EMF के दो हिस्से हो जाते हैं. एक पार्ट सेल के अंदर ही रह जाता है ये वाला, और ये सेल के बाहर मिलता है जो हम यूज करते हैं. जो बाहर अवेलेबल है उसको बोलना है टर्मिनल वोल्टेज. तो अगर मैं यहाँ V लिखता हूँ तो V को E - IR लिखना. ठीक है, IR को इधर ले आना. तो जितना आप सेल से करंट बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा लेते जाएंगे, उतना सेल के क्रॉस जो बाहर वोल्टेज अवेलेबल है ना वो कम होती जाएगी. एक क्वेश्चन आता है, आप घर में ट्राई कर सकते हैं. कार की पहले अंदर की लाइट ऑन कर लेना, फिर उसकी पार्किंग लाइट ऑन कर देना, ये लाइट थोड़ी डिम हो जाएगी. फिर हेडलाइट भी ऑन कर दो, थोड़ी और डिम हो जाएगी. कारण कार में करंट आ रहा है बैटरी से, वो भी सेल है एक तरह का. करंट ड्रॉन आप बढ़ाते जा रहे हैं तो बेटा जो वोल्टेज है बैटरी का अवेलेबल कम होता जाएगा. कम वोल्टेज लाइट डिम होगी. समझ आ गया? ओके. तीसरा इक्वेशन एक और है. इस इक्वेशन में V मिसिंग है, इस इक्वेशन में R मिसिंग है. एक और इक्वेशन बनाना है जिसमें करंट मिसिंग हो, उसके लिए इसी इक्वेशन को उठाना है. V = IR. इसमें I की वैल्यू फिट करनी है. समझ आ गया? V को नीचे, इसको ऊपर, R को नीचे. देखिए क्वेश्चन बन गई. V नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. R/R को लिखिए 1 प्लस R/R इक्वल टू E/V. 1 को लेके जाइए इधर, -1 हो गया. R को भी लेके आओ इधर. ये स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू बैटरीज EMF बाय टर्मिनल वोल्टेज -1 × R. थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, एक बार लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या स्टेप्स थे. तो ये 3 इक्वेशंस हैं जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए यूज होंगे. इस पे बेस्ड एक ग्राफ है इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, सब जगह यूज होगा. इक्वेशन तीनों समझ आ गई. I
E बाय टोटल रेजिस्टेंस। V जो सेल के क्रॉस होगा वो EMF में से वो माइनस कर दीजिए जो सेल के अंदर ही रह जाता है, IR। और तीसरा रिलेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स EMF बाय टर्मिनल वोल्टेज -1 इंटू कैपिटल R। आगे जाके यही रिलेशन हमें पोटेंशियोमीटर में यूज करना है जहां पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, उसमें ये रिलेशन यूज होगा। सो व्हाट आर द थ्री इक्वेशंस? I equal to E over R plus small r, V equals E minus IR, and small r equal to EMF टर्मिनल वोल्टेज -1 इंटू जो रेजिस्टेंस सेल को आपने लगाया कैपिटल R। इस पे बेस्ड एक ग्राफ है, इसको आप सोचेंगे y, I को लिखना है x, V वर्सेस I ग्राफ, y इक्वल टू x इंटू m होता है mx, तो इसका बेटा -r जो है वो m है, वो ग्राफ का स्लोप है। नेगेटिव स्लोप वाले ग्राफ किधर को जाते हैं? डाउनवर्ड्स ना, तो ग्राफ नीचे को आएगा। और ये जो एक पार्ट रहेगा कांस्टेंट, उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, कि y एक्सिस ग्राफ कहां पे जाके मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया E। स्लोप क्या हो गया? स्लोप -r। अब ये पॉइंट रहेगा कि ये क्या है, इधर को वोल्टेज बढ़ रही है, यहां पूरी लाइन पे वोल्टेज क्या है? 0। बेटा इधर को 0 1 2 3 4 5, यहां पे 0 है। अगर मैं V को 0 पुट करता हूं, IR को इधर ले आओ, IR इक्वल टू E, तो I इक्वल टू E बाय R, तो बेटा यहाँ पे वोल्टेज सॉरी करंट होगा E बाय R। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ का स्लोप इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ का इंटरसेप्ट ऑन वोल्टेज एक्सिस EMF को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि कितना मैक्सिमम करंट सेल से लिया जा सकता है। यहाँ करंट मैक्सिमम है ना, E बाय R। अब 2 डेरिवेशन इस पे और हैं बेस्ड इंपॉर्टेंट। एक है अगर सेल्स को सीरीज में लगाया जाए तो उस केस में जो कंबाइंड EMF है पूरे सिस्टम का वो क्या होगा, और दूसरा है कि अगर सेल्स को पैरेलल में अरेंज किया जाए उस केस में कंबाइंड EMF इंटरनल रेजिस्टेंस सिस्टम का क्या होगा। 2 सेल्स को सीरीज में अरेंज किया, दोनों के EMF अलग अलग है, E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, R1 R2। मुझे निकालना है कि इन दोनों का कंबाइन होके A और C के बीच में कितना EMF मिलेगा। नंबर 2 कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन वही है V इक्वल टू E माइनस IR, इसको हम उसी फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा है कि जो V इक्वल टू E माइनस IR है ना, उससे एक सेल का वोल्टेज निकलता है कि यहाँ पे कितना टर्मिनल वोल्टेज है। तो ऐसा करते हैं, पहले A और B में निकाल लेते हैं। V ऑफ A माइनस V ऑफ B, यानी कि यहाँ पे कितने वोल्ट्स हैं। सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती है? करंट। तो करंट दोनों का सेम होगा, I ईच। करंट I है, तो यहाँ पे वोल्ट्स होंगे E माइनस IR1। इज इट ओके? फॉर्मूला वही, V इक्वल टू E माइनस IR। सेम वे यहाँ पे कितने वोल्ट होंगे? E2 माइनस IR। मुझे निकालना है कि A और C में कितना V है। A और C में वो इनका इक्विवेलेंट सेल बना दिया मैंने कि इन दोनों को मिला के वो बनेगा। तो ऐसा करते हैं, हमें चाहिए, यहाँ लिखा था VA माइनस VB, फिर लिखा VB माइनस VC, चाहिए हमें VA माइनस VC। क्या करेंगे? ऐड करें, कैंसिल हो जाएगा ये? ओके, एडिंग कैंसिल, तो VA माइनस VC बचेगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, बट लेके आना है पुराने फॉर्मेशन में V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। तो इसमें से I कॉमन, तो ये है V टोटल सारे कॉम्बिनेशन का, ये है E टोटल,
माइनस आई ऑफ कॉम्बिनेशन इंटू आर टोटल। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो पूरे कॉम्बिनेशन का बना E1 प्लस E2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना R1 प्लस R2। अगर इन सेल्स को पैरेलल में अरेंज करते हैं, पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। तो दोनों का ना V सेम आएगा, बट क्या चीज डिवाइड हो जाती है? करंट। तो जो टोटल करंट है ना पूरे कॉम्बिनेशन का, उसमें से कुछ करंट यहां से आएगा और कुछ यहां से आएगा। इसको I1 लिख लेते हैं, इसको I2 लिख लेते हैं, बट कॉम्बिनेशन का टोटल करंट I इज I1 प्लस I2। एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि I टोटल ऑफ द कॉम्बिनेशन इज करंट फ्रॉम सेल 1, करंट फ्रॉम सेल 2। अभी I1 I2 पहले लेके कैसे आते हैं? यहां पे भी V वोल्ट है, यहां पे भी V वोल्ट है, दोनों पर V लिखा जाएगा, बट V होता है E माइनस I यानी I1 इंटू R यानी R। मुझे लिखना है I1 कितना है, तो पहले तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। क्या आ जाएगा? I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V। बेटा V और इसको इंटरचेंज करना है, E1 माइनस V इक्वल टू I1 R1। तो I1 क्या होगा? I1 क्या होगा? E1 माइनस V अपॉन R। E1 माइनस V अपॉन R1। सेम में इसका भी लिखना है, V इक्वल टू आएगा E2 माइनस I R2। तो I2 इक्वल टू E2 माइनस V बाय R2। ये दोनों I1 I2 यहाँ ट्रांसफर करो ताकि टोटल करंट लिखा जा सके। समझ आया बेटा? दोनों वैल्यू करो, बट अल्टीमेटली हमें रिलेशन फिर वही लेके आना है, V इक्वल टू E माइनस I R। तभी लिख पाएंगे ना इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इसमें थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट ऑफ टर्म्स है। पहले तो R1 को ना इसके नीचे और उसके नीचे अलग अलग कर दो, दो टर्म बना दो इसकी, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। अब E's इकट्ठे कर लो, V's इकट्ठे कर लो। E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन दोनों में, अंदर ये बचेगा। एलसीएम ले लो, R1 R2 E1 R2 E2 R1 माइनस V R1 R2 एलसीएम R2 प्लस R1। बट अल्टीमेटली चाहिए क्या था? V चाहिए उधर, करंट चाहिए इधर, इनको भी इंटरचेंज करो। समझ आ गया? प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बट इधर चाहिए ओनली V। क्या करोगे फिर? ये हटाना है, हटाना है मीन इसको इधर लेके आओ, इधर लाने पे ये रिवर्स हो जाएगा। R1 R2 आएगा ऊपर, R1 प्लस R2 आएगा नीचे। अच्छा I के साथ तो उल्टा करो, मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो। बट जब यहां करोगे ना R1 इंटू R2 कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। देखो यार अभी उसी फॉर्म में आ गया जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, V इक्वल्स E माइनस आई आर। तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ये हो गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया। बेटा बात समझ आ गई? चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पे। एक क्वेश्चन 7 है आपकी असाइनमेंट में, पेज नंबर 53 पे जाएंगे, वहां पे मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि एक सेल जो 9 वोल्ट का था उसका पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होके 8 वोल्ट रह गया जब उसको कनेक्ट किया विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने अभी अभी निकाला, R इक्वल टू E बाय V माइनस 1 इंटू R। बस वैल्यूज पुट करिए बेटा। 9 वोल्ट ईएमएफ था, वो पोटेंशियल डिफरेंस कम होके 8 वोल्ट रह गया जब हमने कनेक्ट किया विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम।
9/8 में से 1/8 माइनस किए 1/8 आ जाएगा। 8 जो है 120 से 15 पे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से 2006 में आया, पेज 54 पे है आपके असाइनमेंट में। 4 सेल्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ई ईच, 4 सेल्स को सीरीज में लगाया हुआ है। ईएमएफ है ई ईच और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर ईच। उनको एक हमने वेरिएबल रजिस्टर से, जिसका रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है, उससे कनेक्ट कर दिया। एक ग्राफ बना ई वी वर्सेस आई में, वो ग्राफ हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन आता है। इस पॉइंट को हमने ईएमएफ बोला था, ग्राफ के स्लोप को हमने इंटरनल रेजिस्टेंस बोला था -R, और जो ये वाला पॉइंट था ये था कि मैक्सिमम करंट कितना आएगा सेल में से, वो इक्वल टू E/r था। तो पीछे कर चुके हैं हम, ये उसी पॉइंट को यूज करना है। पहले है व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ईच सेल यूज्ड। बेटा 4 सेल्स को सीरीज में लगाएंगे तो ईएमएफ हमने किया कि 2 का हो जाता है E1 + E2, तो 4 का होगा बेटा E + E + E + E, यानी कि 4E। तो ये जो पॉइंट है ये ईएमएफ को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ईएमएफ चारों सेल्स का मिला के 4E था, विच इज इक्वल टू 5.6। नाउ सॉल्व किया तो E इक्वल टू 1.4 वोल्ट आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितना करंट हम सेल से ड्रॉ करें ताकि मैक्सिमम पावर हम सेल से ले सके। तो आप जानते हैं पावर इक्वल टू V × I होता है, 10th क्लास में भी पढ़ा, इस साल भी पढ़ेंगे, V × I। तो बेटा यहाँ पे जो वोल्टेज तो 5.6 है बट करंट 0 है, तो कोई पावर नहीं। यहां पे आ जाएंगे, वोल्टेज 4.2 है लेकिन करंट 0.5 है, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे V × I, यहां भी कर देंगे एक बार V × I, 2.8 × 1, और एक बार यहां भी V × I करेंगे। तो चेक करिए क्या क्या वैल्यूज आती हैं। 4.2 × 0.5 आधा हो जाएगा, 2.8 × 1 करेंगे 2.8 वॉट आएगा पावर, 1.4 × 1.5 करेंगे 2.1 वॉट आएगा। तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा पावर कहां पे आई, जब करंट अपने मैक्सिमम पॉसिबल करंट का हाफ होता है। तो बस याद रखना ये, इन फ्यूचर भी कभी फिर से क्वेश्चन आ सकता है। When current drawn from the cell is half of the maximum possible current, उस टाइम सेल देता है हाईएस्ट पावर। तो आंसर आएगा बेटा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर पे मैक्सिमम पावर मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए हर सेल का। तो अगर 4 सेल आप इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के यूज करोगे सीरीज में, तो एक सेल का रेजिस्टेंस R है, तो 4 का बेटा सीरीज में ऐड होके 4R हो जाएगा, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस स्लोप से निकलता है। तो स्लोप यानी 5.6 को परपेंडिकुलर को बेस यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 4R आया, तो R निकालना आसान है, बस 4 से डिवाइड करिए। एक ये क्वेश्चन नंबर 42 है, पेज 64 पे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट मेजर्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V along y axis एंड एज अ फंक्शन ऑफ करंट along x axis। तो जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में जो स्लोप है और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, वोल्टेज एक्सिस पे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इंटरसेप्ट जो है वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा, और जो स्लोप है वो -R को रिप्रेजेंट करेगा। तो समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन, स्लोप -R, इंटरसेप्ट E। सो सेकंड चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स। क्वेश्चन 2010 का पेज 55 पे है। अगला पार्ट है कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी अगर इसको हम 2.2 वोल्ट के सेल के क्रॉस कनेक्ट करें, लेकिन साथ में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो रीडिंग जो है वो 1.8 वोल्ट दिखा रहा है। तो क्वेश्चन है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का निकालिए। तो अभी हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया उसी तरह क्वेश्चन है, पीछे हमने क्वेश्चन किया है कैसा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, यही वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई होगा। चलिए अब एक पार्ट ये रह गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किस पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए एक मैं जरा थोड़ा सा आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दूं। सेल का डायग्राम कुछ ऐसा था, सेल में थे इलेक्ट्रोड्स,
सेल में था एक इलेक्ट्रोलाइट, ये पार्ट है वो जो इलेक्ट्रोलाइट के बाहर है, ऐसे बना देते हैं। ये अपना पूरा कंटेनर है, कंटेनर में है इलेक्ट्रोलाइट। तो कितना एरिया जो है इन इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अंदर डूबा हुआ है, वो एरिया जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे रेजिस्टेंस था ना बेटा, रो इंटू एल बाय ए, लेंथ के प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां भी सेम है, लेकिन एरिया अंदर अंदर वाला लेना है जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है। तो जो पैरामीटर्स इसको डिसाइड करेंगे वो पैरामीटर्स हैं, एक तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स स्मॉल एल, एरिया इमर्ज्ड यानी कि इलेक्ट्रोड का कितना पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है, इसके अलावा जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो भी इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करती है या डिटरमिन करता है। चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। ई दिया है, वी दिया है, आर दिया है, तो इसके आगे छोड़ रहा हूं आपके लिए, अपने आप पंगे लीजिए, निकल जाना चाहिए, कोई इशू नहीं आना चाहिए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन 2020 में आया। एक सेल है ईएमएफ ई का, इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, उसके क्रॉस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर वो वेरिएबल था। तो जैसे जैसे हम आर को इंक्रीज करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज को क्या होगा, हमें वी वर्सेस आर ग्राफ बनाना बेटा इस बार। वैसे जो वी है पेज नंबर 59 पे है क्वेश्चन, ये वी होता है आई इंटू आर, बट हमने यहां पे आई नहीं लेके आना। जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज करेंगे करंट भी चेंज होगा, तो बेटा दो दो पैरामीटर्स आगे काम खराब हो जाएगा। तो आप क्या करिए, आई का वैल्यू हमने निकाला था ई ओवर आर प्लस स्मॉल आर। अब इसमें एक ही वेरिएबल रह गया बेटा, ईएमएफ ने चेंज नहीं होना, इंटरनल रेजिस्टेंस ने चेंज नहीं होना, लेकिन आर दो है, तो इसका इलाज करना पड़ेगा। इस आर को नीचे ले आओ बेटा इसके, ताकि सिंगल आर रह जाए। एक आर से एक आर तो कैंसिल होगा ना, 1 आ जाएगा। अब आपके पास सिंगल आर है, ई कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, स्मॉल आर कांस्टेंट, सिर्फ ये चीज चेंज होनी है और वी का वैल्यू आपके पास निकलता जाएगा। तो दो चीजें हो सकती हैं बेटा, हम एक शुरू में देख लेते हैं। शुरू में आर था 0, शुरू में रेजिस्टेंस का वैल्यू था 0, तो बेटा अगर हम 1/0 लिखेंगे इन्फिनिटी नहीं आएगा, इन्फिनिटी में 1 प्लस करेंगे वो भी इन्फिनिटी आएगा, समथिंग बाय इन्फिनिटी हो 0 आएगा। दोबारा देखो, बिगिनिंग में आर का वैल्यू था 0, समथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 1 प्लस किया अगेन इन्फिनिटी, ई को इन्फिनिटी से डिवाइड किया, आंसर 0। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आर का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए, जैसे आर अगर हो जाए इन्फिनिटी तो 1/इन्फिनिटी होता है 0, ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो v का वैल्यू e/1 यानी e आएगा। तो जब r का वैल्यू होगा इन्फिनिटी तो v हो जाना चाहिए इक्वल टू e इन्फिनिटी पे जाके, लेकिन बिगिनिंग में जब r का वैल्यू 0 था तब v 0 होना चाहिए। तो 0 से 2 ग्राफ शुरू हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें हमें दिखाना है कि एंड में जाके r का वैल्यू बस सैचुरेट होके v का वैल्यू e के बराबर आ जाता है। इसमें क्या बढ़ता जा रहा है, e से भी ऊपर चला गया, पॉसिबल नहीं है। तो ये सही ग्राफ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 AIPMT 2011 से आया। 2 एम्पियर करंट was flowing through 2 ohm resistance when connected across a battery. Current became 0.5 ampere when connected across another resistor of 9 ohm. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी निकालना है। तो पेज 65 पे है क्वेश्चन ये। करंट का फॉर्मूला था E ओवर R प्लस स्मॉल r। तो पहले करंट 2 था, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था 2 ओम, करंट रह गया 0.5, जब रेजिस्टेंस कर दिया आपने 9 ओम। 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन हैं, बाकी पंगे अपने आप लेंगे। रिमेनिंग इज योर होमवर्क, करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं।
देखते हैं किसका आंसर सही आता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो अगर ये न्यूमेरिकल्स करने सीख गए हैं, पसंद आ गए हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए स्टूडेंट्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।